हमेशा की तरह मंगरुआ ने एक बार फिर से चौपाल सजा लिया है। और मंगरुआ अक्सर कहते रहता है कि चौपाल है तो भाई ही बैठेंगे, और जब भाई बैठते हैं तो इंटरव्यू जैसा कुछ होता नहीं। हमारे साथ हैं मंगरुआ यहाँ मंगरुआ कर रहा है। मंगरुआ का नाम है संतोष कुमार सिंह, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो देश बंधु कॉलेज में मंगरुआ के जूनियर रहे हैं, और पटना का जो सर्किल है, सामाजिक गतिविधियों को करने वाला, मुकाम तक पहुंचाने वाला, उस सर्किल में अच्छा नाम है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं, और मंगरुआ के छोटे भाई हैं। आज इनको मैंने आमंत्रित किया इसलिए कि एक पिक्चर आई है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर, भक्षक। तो मंगरुआ तो फिल्म देखता नहीं है, उतना टेक्निकली साउंड नहीं है, कहाँ नेटफ्लिक्स और ओटीटी पता नहीं कौन कौन सा प्लेटफॉर्म होता है, सिनेमा हॉल तो खत्म ही होते जा रहे हैं। लेकिन फिल्म आई है भक्षक बालिका गृह कांड को लेकर। तमाम लोग रक्षक होने का दावा कर रहे हैं, बालिकाओं के रक्षक होने का नहीं, फिल्म के रक्षक संरक्षक करता धरता और पता नहीं क्या क्या होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए देश बंधु कॉलेज के हमारे जूनियर और हमारे छोटे भाई संतोष। फिल्म बनवाने में तुम्हारा भी भूमिका था क्या? मेरे फिल्म में तो मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन बालिका गृह कांड जो उजागर हुआ उससे पहले और उसके बाद और उसके पूरे दरमियान उसमें तो मेरी भूमिका रही है, और वो भूमिका अभी भी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इसमें मुख्य जो ब्रजेश ठाकुर उसके साथ जो तमाम लोग थे, 6 लोगों को आजीवन कारावास मिली, अन्य को सजाएं मिली है। लेकिन मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ, जिसका पूरा जो सिंडिकेट है उस सिंडिकेट को बाहर आना अभी भी जरूरी है। फिल्म बनी है, अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए शर्म की बात ये रही जो ये कांड हुआ। फिल्म की कोई किस रूप में लेता है, कैसे लेता है, वो मेरा विषय नहीं। मेरा विषय ये है जो मिथिला पाग वगैरह नहीं पहनेंगे संतोष जी, चूंकि आप जूनियर है इसलिए हम तुम ताम पे आ जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं आना चाहिए। तो मिथिला पाग वगैरह नहीं पहनेंगे। फिल्म आई है, फिल्म आई है, फिल्म आई है। मैं तो रक्षक था, मैं तो संरक्षक था। फिल्म आई है भक्षक, बेटियों के भक्षक जो लोग हैं उन पे आधारित फिल्म है। फिल्म तो मैंने देखा नहीं क्या कहा गया है, लेकिन तमाम तरह के पत्रकारिता सर्किल में तमाम दावे हैं कि किसी पत्रकार, इस पत्रकार की कहानी है तो उधर से कोनो कहता है कि उस पत्रकार की कहानी है, तो कोई कहता है कि इस पत्रकार ने उजागर किया। लेकिन हमारे साथ संतोष है, और मैं संतोष से ही समझूंगा उस पूरे कांड के विषय में और अब तक क्या हुआ है। देखिए, ये मामला मैं ये जो विषय पूरा उजागर हुआ उससे पहले भी मैं समाज कल्याण से और शेल्टर होम के जो संचालक हैं उनसे लड़ता रहा हूं, और न्यायिक लड़ाई, सड़क के बाद न्यायिक लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई के बाद पटना हाई कोर्ट तक गया, वो एक मैटर था। दूसरा, जब ये मामला बाहर निकल के आया, सीतामढ़ी में भी एक समाज कल्याण पदाधिकारी की हत्या हुई, गोलियों से भून दिया गया था, उसी के कुछ दिन के बाद एफआईआर हुआ। लेकिन इससे पहले की बात यह है, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सोशल ऑडिट किया था, और एक शेल्टर होम का नहीं 110 शेल्टर होम का सोशल ऑडिट किया था। जिस समय सोशल ऑडिट चल रहा था उस समय मैं इस बात से वाकिफ था, लेकिन सोशल ऑडिट बहुत ही वेल इक्विप्ड होकर के उसकी पूरी टीम गई थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की टीम गई थी। 110 शेल्टर होम का उन्होंने सोशल ऑडिट किया था, जिसमें मात्र 6 शेल्टर होम को उन्होंने सही पाया था, सही उनको लगा था। 104 शेल्टर होम में गड़बड़ियां थी, जिसमें से 17 शेल्टर होम में उन्होंने ग्रेव कंसर्न, मतलब नीडेड टू टेक इमीडिएट एक्शन, जिसमें मुजफ्फरपुर जो वो वन ऑफ देम जो ब्रजेश ठाकुर का ये मामला निकल के आया, एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद लंबे समय तक मीडिया इसको तवज्जो नहीं दे रही थी। मुजफ्फरपुर से कुछ अखबार ने खबर को छापा, लेकिन उसने तवज्जो से नहीं छापा। बाद में जब चारों तरफ से निराशा हाथ दिखी तो इसको लेकर के पीआईएल फाइल किया गया। हमने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। उस पीआईएल फाइल से मैं कानूनी लड़ाई मैं पटना हाई कोर्ट में लड़ा हूँ, शेल्टर होम से संबंधित और अन्य शेल्टर होम से संबंधित, और
संचालकों से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब इस मामले को लेकर के मैं पटना हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया, उसके बाद भी सरकार निश्चित रूप से सरकार सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं थी, और तमाम तरह के वो अपने बिहार सरकार दावा कर रही थी, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आखिरकार जब श्री ललित किशोर एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के थे, महाधिवक्ता, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में मुझे कहा था, ही दिस पर्सन इज द अगली फेस ऑफ द सोसाइटी, मैं समाज का घृणित चेहरा हूं। तो कोर्ट ने उनसे पूछा, जी ये बताइए पीआईएल पिटिशनर समाज का घृणित चेहरा कैसे हो गया? उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, मैं तो आज चार्जशीट फाइल कर रहा हूँ और एक खामखा सीबीआई इंक्वायरी चाह रहे हैं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं है, और ये मामला हमने पूरा सुलझा लिया, सल्टा लिया, और सुलझाना सल्टाना क्या, और रफा दफा करना चाहते थे। तो पटना हाई कोर्ट ने कहा था, ही इज नॉट एग्ली फेस द सोसाइटी, मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट। ये शर्म का भी, ये मैं अगली फेस नहीं हूं समाज का, बल्कि सरकार के लिए शर्म का विषय है। मैटर ऑफ शेम मतलब शर्म का विषय है। तो एक सरकार के ऊपर इससे ज्यादा कठोर तमाचा कोर्ट की तरफ से नहीं पड़ सकता था। ये बात जो एडवोकेट ललित किशोर है, जो एडवोकेट जनरल भी रहे, अब तो दूसरे आ गए एडवोकेट जनरल, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर भी कहा, कोर्ट के बाहर भी आके कहा था, जो समाज में कोई घृणित चेहरा है, जो समाज में ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, बल्कि मैं ही इसको लेकर के जोर शोर से कानून पे, सड़क पे भी, गांधी मैदान में जब इसको लेकर धरना चल रहा था, पद्मश्री सुधा वर्गीस थी और ये तमाम लोग, तो बारिश होने लगी थी, उसमें बिल्कुल हटाने के लिए सारी पुलिसिया अपना वो काम कर रहा था, तो बिल्कुल लाठी डंडे से किसी किसी तरह से करके हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। तो हम सड़क पे भी थे, मीडिया में भी चाहते थे इसको लेकर के तवज्जो हो, और कोर्ट में भी लड़ रहे थे। फिर उसके मामला सीबीआई इंक्वायरी हुई। सीबीआई इंक्वायरी से पहले भी हमने कोशिश की थी, जो पार्लियामेंट में इस बात को मुद्दा उठाया जाए, फिर कभी इस पे मैं विस्तार से बताऊंगा, जो पार्लियामेंट में सीबीआई इंक्वायरी के लिए मुद्दा उठाया जाए, और हमने जो प्रयास किया था वो मुद्दा उठाया भी गया। उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे, और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार हमारे पास अनुशंसा करती है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। जब लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे पूछा था, जो आपका क्या इस पर रिएक्शन है, तो उन्होंने कहा, जो यदि राज्य सरकार हमें अनुशंसा करती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हूँ। तो एक तरफ से हमने कोर्ट के द्वारा भी, और सड़क के द्वारा भी, और हमने पार्लियामेंट का जो हमारा लोकतांत्रिक हमारा हम तीनों तरह से उसको लड़े, और आखिरकार सीबीआई इंक्वायरी इसमें हुई। और सीबीआई इंक्वायरी के बाद तो फिर उसके बाद सारे मीडिया घराने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इसको तवज्जो के साथ इसमें प्राथमिकता दी। एक इस लेवल तक चला गया मामला, जो पटना हाई कोर्ट ने तो प्रोएक्टिव, कुछ लोगों के प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग की वजह से पटना ऑनरेबल पटना कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था, इस पे ब्लैंकेट बैन कर दिया था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पे किस तरह के कवरेज के लिए, क्योंकि प्रोएक्टिव स्टोरी हुई थी। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, जो पटना हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको वैकेटेड कर रहे हैं, वट एवर पटना हाई कोर्ट ऑर्डर इन रिगार्डिंग द ब्लैंकेट बैन ऑन द मीडिया इज वैकेटेड। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं भी एक पार्टी हूँ, मैं भी एक पक्षकार हूँ, जो ये मामला गया था। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद मॉनिटरिंग इसको करने लगी। उसके बाद जो मामला हुआ वो सबों के सामने है। आज भी मैं इस बात को लेकर के जब भी मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, जो अभी भी ठीक है, जो ब्रजेश ठाकुर को इसमें सजा मिली है, ब्रजेश ठाकुर के साथ साथ 6 लोगों को और सजा मिली है ताम्र, और भी कई लोगों को 10 साल की सजा मिली है। इसमें जो सीडब्ल्यूसी चेयरमैन उनको भी सजा मिली है, एडीसीपी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनको भी सजा मिली है, और जो ब्रजेश ठाकुर को तीनों सजा मिली है। लेकिन अभी भी इसका सिंडिकेट टूटना बाकी है। और इसके साथ एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो मधुबनी में जो बच्चों को मुजफ्फरपुर से जो मधुबनी शिफ्ट किया गया था, उसमें से एक बच्ची जो विक्टिम और विटनेस दोनों थी, वो जो गायब हुई आज तक नहीं मिली, और उसमें सीबीआई ने अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। तो लड़ाई अभी भी ठीक है, जो एक एंड गया है, लॉजिकल एंड तक, लेकिन अभी तक पूर्ण तार्किक इस पे नहीं गया है। जी। दुबला पतला सा संतोष, इतिहास का छात्र देश बंधु कॉलेज में, अब वकील भी बन गया है। वकील तो नहीं हूँ, पेशे से मैं वकील तो नहीं हूँ,
बड़े मैं पेशे से स्टॉक बेच, जो समाज की लेकिन बात, वकालत सोशल इसको लेके हाँ, वकालत जो समाज की बात करे वो समाज का वकील ही होता है। जी हाँ, वकील उस चलो, नाते तो मैं जब वकील तो डिग्री है, कटघरा में खड़े मैंने हाजत में खड़ा करने के लिए कोई चाहिए, वो माध्यम होता है। लेकिन पतला दुबला सा संतोष इतिहास का छात्र, ये संतोष कुमार जो भी बातें कह रहे हैं मंगरुआ उसका गवाह रहा है। इसलिए कि पूर्व छात्र होने के नाते थोड़ा स्नेह भी है, साथ पढ़ने का अपना आनंद होता है। ये जो भी बातें कह रहे हैं वो तमाम दस्तावेज इनके पास है, उन दस्तावेजों की कॉपी मंगरुआ के पास भी है। जिस पार्लियामेंट में मामला उठाने की बात ये कर रहे हैं राजनाथ सिंह के पास जाने का, उन सब का गवाह मंगरुआ भी है। किताब लिखने की योजना बनी थी उस मामले को लेकर, क्योंकि मंगरुआ हिंदी में लिखता है और संतोष की इच्छा थी कि भैया अंग्रेजी में जब आएगा तो समाज ज्यादा उसको तवज्जो देता है। तो हमने एक वरिष्ठ बिहार की ही है अन्नपूर्णा झा, महिला पत्रकार, उनके साथ हमने बात भी की थी। तमाम जी जी दस्तावेज, उस समय अन्नपूर्णा जी के टीम में ही था, तमाम दस्तावेज जी हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर भी किए उसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां से जी चंद फरलांग की दूरी पे पार्लियामेंट है। जी 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 तमाम कोशिशें हुई, किताब नहीं आ सकी। लेकिन अगर आज इस पड़ाव पर कोई ये कह रहा है कि मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ, वो तमाम लोग एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा तो वो पतला दुबला सा देश बंधु कॉलेज का संतोष ही है, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ता है। फिल्म वालों ने तुमसे नहीं पूछा था संतोष? देखिए, जब वो फिल्म बन रही थी तो बिहार के सबसे बड़े एक्टर हैं, मैं उनको मानता हूँ, उनका फोन आया था। और जो संतोष, उससे पहले एक दूसरी मीडिया हाउस ने हमसे संपर्क किया, जो इस पे फिल्म बना। मैं 4-5 महीने तक तो उनसे मैंने बात ही करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जी, हमने कहा जी देखिए, बिहार का बहुत ही कलुषित चेहरा है, कितना इसको और ये किया जाए। बिहार ऐसे ही कई चीजों को लेकर के बदनाम रहा है। अभी भी हम लोगों को, बिहार के खास करके मजदूर जो जाते हैं, उनको कई तरह की ये होनी पड़ती है। तो मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। तो फिर भी मैं दूसरे रूप में जब इसके लिए तैयार हुआ एक मीडिया हाउस में, तो बिहार के जो बड़े एक्टर हैं और गोपालगंज के रहने वाले, नाम आप समझ लेंगे, उन्होंने कहा जी देखिए, एक और फिल्म बन रही है और इसके निर्देशक पुलकित जी हैं, पुलकित जी भी बिहार के ही हैं, वो इस पे फिल्म बना रहे हैं और रेड चिली इसमें बना रहा था। हमने बोला जी ठीक है, बनाना है, अच्छी बात है। उनका सब्जेक्ट अलग तरह का था और वो फीचर फिल्म कमर्शियल वो बनाना चाह रहे थे, या जिस रूप में बनाना चाह रहे हो। तो हमें जो इनपुट देना था वो तो हमारा डायरेक्ट उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन वो फिल्म बनी। और अभी फिल्म के बारे में बताया जाता है, जो वो सिर्फ मुजफ्फरपुर को लेकर के नहीं, एक शेल्टर होम का एक सब्जेक्ट लेकर के फिल्म बनी है। जो लोग क्लेम करते हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। मैंने पिछले 7-8 महीने में इस पे कुछ नहीं लिखा। मेरी कोशिश होती है जो जब तक इसमें कुछ न्याय कैसे मिले, और ये जो पूरा सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट पे कैसे हमला हो, उस पे मेरी ज्यादा रुचि रहती है। और क्लेम करने वाले क्लेम करे, जो उस समय हतोत्साही करते थे, मैं वो लोग भी अब इसको लेकर के आगे क्लेम कर रहे हैं, जो उस समय हतोत्साहित किया। मैंने जब उन लोगों से, कई लोगों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा जो आप अपना लड़ाई लड़ना है लड़िए। मैं उनकी बात नहीं कह रहा जिनकी आप बात कर रहे हैं, और भी सामाजिक लोग, वो लोग सामाजिक काम करने में। करने, सामाजिक काम जो लोग करते हैं, जो लोग एनजीओ के साथ जुड़ के काम करते हैं, स्वाभाविक है जी, प्रचार प्रसार पाने की उनकी तमन्ना। मैंने लिखा भी था ये, इस विषय पे चुप्पी क्या बौद्धिक व्यभिचार नहीं है। मैंने क्योंकि तमाम लोगों से, कई पार्टियों से भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मैंने आकर के कहा था, और चारों तरफ से कोई व्यक्ति इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं पटना हाई कोर्ट में जो पीआईएल के लिए फाइल करने के लिए तैयार, उससे पहले मैं पटना हाई कोर्ट में इसी तरह के मुद्दे को लेकर के, सेल्टोरम के मुद्दे को लेकर लड़ चुका था। और सारी जानकारी, सारा सब्जेक्ट, सारा डॉक्यूमेंट से मैं वाकिफ था। इसकी जो अंदरूनी जो भी है, नेचुरली था। जो कोई पटना हाई कोर्ट में जाकर के जाएगा तो उससे पहली सीढ़ी पटना हाई कोर्ट नहीं होती है, और जो तमाम तरह के लड़ने के बाद जब नहीं होता है, तब लोग वहां पहुंचता है। तो मुझे इसकी सारी जो अंदर जो इस सिस्टम का जो कचरा था,
और वो इसकी जो सारी तह तह जिसको बोलते हैं, तार तार, बारीकियां धागे थी। धागे जिसको उखाड़ना, बारीकियां, मैं उस बात से अवगत था। तो मैं इसको लेकर के लड़ा। मैं अभी भी कहता हूं, जो देखिए कोई शेल्टर होम जो होता है, 3 लेवल का सेफ्टी वॉल बनाया गया जब इसको जो लॉ के अकॉर्डिंग। एक तो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, एक जो एनजीओ है, और दूसरा तीसरा गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट में भी देखिए डिस्ट्रिक्ट में 4 लेवल के ऑफिसर होते हैं। एक ADSS होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी, फिर होता है ADCP होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, उसके बाद DPO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट CPO होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, उसके नीचे प्रोविजन ऑफिसर होते हैं। 4 लेयर का ऑफिसर तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके ऊपर स्टेट। तो ये सारा का सारा उसमें इन्वॉल्व हो गया था उसके बच्चों के शोषण में। और यही वजह है जो CWC के जो चेयरमैन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जिनको पावर था, उनको भी इसमें सजा मिली है। जो एनजीओ है उसको भी सजा मिली है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे रोजी रानी, उनको भी इसमें सजा मिली है। तो ये 6 महीने की सजा मिली, लेकिन सजा मिली। तो क्योंकि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्व सोशल इसमें सेक्सुअल एब्यूज में नहीं था। तो ये पूरा का तीनों ट्रायंगुलर वहां पे जाके कोलैप्स किया। तो क्योंकि मैं इसको बहुत बारीकी से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसमें पूरा जिया हूँ, मैं उसको लड़ा हूँ, तो नेचुरली है मैं इसमें। और आपसे चर्चा भी हो रही थी उस समय, तमाम मैं लिख भी रहा था, मीडिया में भी कह रहा था, और मीडिया में मैं खुद भी। तमाम कागज जो अब तुमने भेजा था सब मेरे पास है। आज नहीं, मैं वो कागज तो, उसके अलावा भी कागज है मेरे आज पास, वो मैंने। तमाम फाइल मेरे पास है। आज मैं संतोष से बात करने के पहले वही सब फाइल खंगाल रहा था। खंगालने के बाद मैंने संतोष को फोन किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से कई सारे लोग आके कह रहे हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। कोई उस समय डरा नहीं रहा था तुमको? देखिए, डरने जब वाले तो ये, हो नहीं। देखिए डरने वाले, जहां डरने की बात है, जब मैं निजी तौर पर लड़ लिया उन लोगों से, उस पूरे कॉक्स से, वो पूरे जो था उससे मैं लड़ा, और वाकई में लड़ा। परिवार की सुरक्षा भी अपने दांव पे लगी जब वो लड़ा। तो उसके बाद तो फिर पूरा सामाजिक तौर पे लड़ रहा था। जब वो नहीं डरा, तो फिर उसके बाद डरने का कोई मसला तो नहीं था, और नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आदमी एक ही बार मरता है, 2 बार नहीं मरता है, और एक बार सब मरता है। फिर डरना किस बात के लिए? डरना किस बात के लिए है? तो वो डर का तो कोई मतलब बनता नहीं है। और ये है जो मैं जो भी मुद्दे को उठाता हूँ, उसको एक लॉजिकल इंड तक ले जाने की मैं कोशिश करता हूँ। अभी इसकी पूर्ण तार्किक परिणति तक ये केस नहीं पहुंचा है। अभी भी मैं इसमें लगा हूं, क्योंकि 24 से ज्यादा IAS पे कार्रवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में CBI, जो भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट, और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI, उन्होंने अपने जांच में जब 24 से ज्यादा IAS पे कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को कहती है, और उसके सरकार उस पर चुप रहती है, तो शायद आज भी उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, लिखने के लिए तैयार नहीं। क्लेम भले ही जैसे जो उठाना चाहे उठाए, और मेरा उस पर भी ज्यादा ये नहीं, ठीक है क्लेम क्या उठाएंगे, ये बिहार के लिए कोई बड़ा गौरव की बात नहीं है, बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है। अन्ना तो हजारे जब दिल्ली आए थे आंदोलन करने के लिए, तो अन्ना हजारे बार बार एक डायलॉग मारा करते थे। अब तो डायलॉग उस समय बड़ा गंभीर लगता था, लेकिन अब तो डायलॉग ही है। अन्ना कहते थे कि, चूंकि आंदोलन में कवर कर रहा था, अन्ना कहते थे मैंने महाराष्ट्र में 6 विकेट गिराई है, मैंने महाराष्ट्र में 6 मंत्रियों का त्याग पत्र कराया है। बालिका गृह कांड में कितने IAS का सूची बना के बैठे हो जिनका विकेट गिराना है? देखिए, ये तो जांच में निकल के आया है, जांच में निकल के, कोई मैं नहीं ये कह रहा हूं। अब जो भी बात है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI है, अब भारत का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, उनके निगरानी में जब कोई जांच एजेंसी जांच करती है, और उस पर कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार करती है, बिहार सरकार यदि कुंडली मार करके चुप बैठ जाता है, तो नेचुरली उस पर बोलना। लेकिन अभी फिर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, फिर कोई कार्रवाई होगी तो इस पे करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, लोग क्रेडिट कोई ले लेते हैं, क्रेडिट लेने से कोई बदलाव नहीं आता, बदलाव उसको करने से बदलाव आता है, बदलाव लड़ने से आता है। और मैं ये मानता हूं कि कोई ऐसा नहीं, जब मैं बिल्कुल, मैं अपनी कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ते तो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी चलती है, बस चलती है, कार चलती है, इंजन के साथ सिर्फ इंजन होगा, व्हील भी होना जरूरी है, नहीं तो गाड़ी चलेगी कैसे? यदि व्हील हो और इंजन हो, यदि स्टीयरिंग नहीं होगा तो गाड़ी बाएं दाएं मुड़ेगी कैसे? यदि ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी कैसे? यदि एक्सीलेटर नहीं होगा तो गाड़ी बढ़ेगी कैसे? तो इन सबों का अपना योगदान होता है। सारे के योगदान से कोई बड़ी बड़ी चीजें हासिल होती है, बड़ी चीजें हासिल। मैं इसको ये नहीं कहता
जो कार्रवाई होना। तो ज्यादातर लोग ये ब्रजेश ठाकुर ही है, जब इसको गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, पुलिस अफसर, तो पुलिस अफसर को बोला था जो पीछे बैठने के लिए, और वो आगे बैठ के गया था। पहली बार ऐसा है, जिसको गिरफ्तार करने जाएगी जो पुलिस अफसर, उस पुलिस अफसर को गिरफ्तार होने वाला बोलेगा तुम पीछे बैठो, मैं आगे बैठ के जाऊंगा, और वो आगे बैठ के गया, और जो गिरफ्तार करने वाला तो पीछे बैठ के गया। तो उसकी हस्ती समझी जा सकती है, और उसको वो सजा, वो उसको आजीवन कारावास मिला है। एक लेवल पे तो वो हुआ, उसमें मीडिया का भी योगदान है, न्यायालय का भी योगदान है, जांच एजेंसी का भी योगदान है, सबका योगदान है। बिना योगदान को कैसे होगा? मैं तो लड़ाई लड़ सकता हूँ ना, मैं उसको अभी भी उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकता हूँ, लड़ाई लड़ सकता हूँ, मीडिया में जाके हाथ पैर जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मीडिया वो माध्यम है जिससे वो ये कोई भी विषय जनता के पहुंचता है। और दबाव के अलावा जनता का दबाव भी बहुत कई बार माने रखता है सरकार पे न्यायालय का दबाव माने रखता है, और लड़ाई माने रखता है, और साथ साथ कानून की लड़ाई माने रखता है, उसके साथ साथ कई बार जन दबाव भी माने रखता है। तो मैं जानता था, जो इसीलिए जन दबाव के लिए मीडिया तक जाना, ताकि मीडिया में इस बातें खबरें आती है तो लोगों तक पहुंचता है। और उतना ही नहीं, इसके लिए मैंने प्रयास किया, जो पार्लियामेंट में भी एक सवाल उठे, और पार्लियामेंट में ये सवाल उठा, और पार्लियामेंट में जो सवाल उठा, तो उसमें जो आगे हुआ वो भी डॉक्यूमेंट है। तो कोई चीज, ऐसी चीज मैं नहीं कहूंगा जो कोई अंदर की बातें, ये बातें सामने में ही है, लेकिन हाँ, अंदर की बातें जरूर है कि इस लड़ाई को हम पूर्व से लड़ रहे थे, और वो पूरे मेरी पीछे की जो लड़ाई है, ये लड़ाई उसका एक्सटेंशन था, क्योंकि वो सब कुछ हमें मालूम था, तो इसको हम ठीक से लॉजिकल तरीके से कोर्ट के सामने भी, और लॉजिकल हम अपने वकील कोर्ट के सामने भी हम उनको प्रस्तुत कर पाए, और हम मीडिया के सामने भी प्रस्तुत कर पाए, और लोगों के सामने भी दे पाए। जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती तो मैं बोलता था। और ये जो पूरा का पूरा ये कैसे चलता है, कहाँ कहाँ कमियां, कैसे कमियां होती थी, निश्चित रूप से उजागर करने में वो पहली की लड़ाई हमें बहुत काम आया, और वो लड़ाई मैं आज भी लड़ रहा हूँ। उस लड़ाई के अलावा भी मैंने एक और लड़ाई लड़ी है, मैं कभी आपसे उस पर बात करूंगा। आर्वहट नॉलेज यूनिवर्सिटी को, उसमें मैंने आपको जान के हैरत होगी, भारत में शायद पहला घटना होगा जो किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कॉलेज वो फर्जी डिग्री पे 6 साल तक नौकरी करा, तो उसको हमने खैर डिसमिस कर गया, वो भी उसको एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ा, और कभी मैं और बात कर लूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं मुद्दे को उठाता हूं, ऐसा नहीं मैं हर चीज में मैं अपना हाथ दे दिया सब। और मैं ये भी नहीं कहता जिस मुद्दे को मैंने उठाया दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा वही है, मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन जिस मुद्दे को मैं उठाता हूँ, जिस मुद्दे में मैं जाता हूँ, उसको मैं तार्किक परिणति तक ले जाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। जी। तो देशबंधु कॉलेज के उस पतले दुबले छात्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक तो हाथ डालता नहीं है, जब डालता है तो तह तक जाता है, पूरी ताकत से उसको खंगालता है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड वैसा ही एक मामला है, जिसको लेकर तमाम लोग तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। इस बीच बालिका गृह कांड के समय जो सरकार थी, उस सरकार ने फिर से बिहार में काम करना शुरू कर दिया है। ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ही, देखिए मैं आपको एक और चीज में बताना चाहूंगा। समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा थी, और मंजू वर्मा पे मुकदमा हुआ, मंजू वर्मा गिरफ्तार हुई, और गिरफ्तार में उस समय कार्टून खुद छप रहे थे, जो मंजू वर्मा को गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सारी तरफ खोज रही है, और वो व्यक्ति उसको टेबल के नीचे, वहां पुलिस नहीं जा पा रही है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब ब्रजेश ठाकुर जो है, जिस गाड़ी में गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस वाले को कहता है कि तुम पीछे बैठो, हम आगे बैठे। आगे बैठ के जाता है, वो आगे बैठ के जाता है, तो उसके मन, रुतबे को समझा जा सकता है, तो उसके मन, रुतबे को समझा। हाँ, क्योंकि जो उनकी उसके बहुत करीबी से संबंध सभी राजनीतिक घराने से, तो उसके मंजू वर्मा करीबी तो से संबंध मंत्री ही सारे थी। राजनीतिक। जी। और मंजू वर्मा, उनके हस्बैंड जो भी वो उनकी तो गिरफ्तारी हुई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस डेट तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दोनों को इन पर्सन कोर्ट में आना पड़ेगा, और इस तारीख तक, जिस दिन उनको बोला था कि इस तारीख को आना पड़ेगा, ठीक उस दिन एक दिन पहले गिरफ्तार हो जाती है। तो यह समझना कोई मुश्किल नहीं है, जो सरकार उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी या उनका प्रोटेक्शन करने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया, उनकी गिरफ्तारी, उनकी जेल गई, उनकी कुर्की जब्ती हुई। पहली बार मुझे लगता है बिहार का कोई सिटिंग मिनिस्टर की कुर्की जब्ती हुई है, इट मीन्स उनको खिड़की दरवाजे के तोड़े गए हैं। ये सारी बात मीडिया में,
पार्टी ने उनको अपने पार्टी से निकाला, लेकिन फिर इलेक्शन जब हुआ उसको इमीडिएट पार्टी ज्वाइन करा के फिर उनको लड़ाया बेगूसराय से, ये और सारी वहां बात से। ये सारी बातें इस चीज का सूचना देती हैं, इस चीज की गवाह हैं कि मंजू वर्मा जो खेल खेल रही थी वो ऊपर बैठे लोगों के सरपरस्ती में ही खेल खेल रही थी। ब्रजेश ठाकुर जो खेल खेल रहा था उसका सरपरस्त आज भी है। नई सरकार आ गई है, सरकार तो यही थी उस समय भी। दबेगा तो नहीं मामला? देखिए, आईएएस पे कार्रवाई होना, अभी दबे का मामला तो अभी भी सिंडिकेट पे या तो स्टैंड बाई मोड में होगा, और इंटरनल क्या गुल खिल रहा होगा वो तो फिर सरकार और वो बहुत ज्यादा समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बातें तो सच है ना, जो मंजू वर्मा को टिकट दिया गया, उनको पार्टी से निकाला गया, गिरफ्तारी हुई, वाइफ हस्बैंड की दोनों गिरफ्तारी हुई, दोनों की कुर्की जब्ती हुई, फिर इलीगल आर्म्स पकड़ाए उनके यहाँ, उन्होंने बोला ये नहीं है, और उसके बाद फिर पार्टी को ज्वाइन कराया गया। शुक्र है जो हार गई, नहीं तो वो समाज कल्याण में फिर मंत्री होती, कोई बड़ा मंत्रालय मिलता। तो सरकार इनको जो बालिका गृह जैसा कांड होता है उसके जो मंत्री उस पर कार्रवाई करने के बदले सरकार उनके दबाव में आती है। मैंने बोला था जो शायद उनके पास कुछ ऐसे तो नहीं, जो उन्होंने बोला जब हमको टिकट नहीं दिए तो फिर मामला कि मैं खोल दूंगी, मैं वो वाली मामला वो सारा पट खोल दूंगी मैं, ये वाला इस डर से तो सरकार की होगी, हो सकता है करे। तो सरकार तो प्रोटेक्शन में लगती है, सरकार का अपना एक कैरेक्टर होता है, मैं मानता हूँ सरकार का अपना एक कैरेक्टर होता है, और वो कैरेक्टर में जो गुनाहगार है उसको बचाना, संरक्षण देना, या उनको दंडित करना। तो सरकार की तो निश्चित रूप से सरकार को दंडित करने में नहीं रहा, सरकार उनको प्रोटेक्शन देते रहे। यदि सीबीआई इसमें नहीं आती, हाई कोर्ट हम नहीं गए होते, हाई कोर्ट नहीं जाते, हाई कोर्ट फिर इस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं करती, जिसके बाद बिहार सरकार तैयार हुई, सुप्रीम कोर्ट इसको आगे नहीं लेती, तो मामला तो रफा दफा हो जाता, मामला तो रफा दफा हो जाता। सरकार ने उस समय कहा था जब सारे शेल्टर होम को हम खुद चलाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं। तो ये मामला तो है जो सरकार इसको इस तरह की नहीं हो, इसमें उनसे ज्यादा रुचि उन लोगों को बचाने में है, और निश्चित रूप से उन लोगों को बचाने का इसलिए प्रयास कर रही होगी, तो शायद वहां तक मामला गया, तो पता नहीं कहां तक मामला चला जाएगा। तो सरकार का अपना एक चरित्र होता है। सरकार गुनहगारों को पालती है। जब संतोष जैसे लोग आगे आते हैं और गुनाहों से पर्दा हटाते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई करती हुई भी दिखाई देती है। संतोष ने कहा कि मीडिया माध्यम है, वास्तव में मीडिया माध्यम ही है। संतोष ने कोई मामला उठाया, मीडिया ने उसको तवज्जो दी। मीडिया की भूमिका भी वही है। मीडिया किसी चीज को परिणति तक नहीं पहुंचा सकता, उसके लिए लंबे लड़ाई की जरूरत होती है। परिणत देखिए, मीडिया का वो काम नहीं, उसका काम न्यायालय का, वो ब्यूरोक्रेट का, सबका रोल। हमारा रोल क्या, परिणति तक मैं परिणति तक पहुंचे तक मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं न्यायालय तो नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं, मैं सरकार तो नहीं। हाँ, सरकार जब तक इस पे नहीं करती तब तक मैं लड़ सकता हूँ। मेरा साध्य क्या है, मेरा साध्य वहां तक है, लड़ना मेरा साध्य, लेकिन मेरा न्याय देना और मुझे गुनहगार को सजा देना वो तो न्यायालय का काम है। हाँ, न्यायालय उसके हम आखिरी आखिरी तक लड़ सकते हैं। मीडिया वो माध्यम है जो चल रही है, उनको जनता तक ले जाना वो माध्यम है। मीडिया क्या, मुझे लगता है इसका हिंदी कहा जाए तो माध्यम, मीडिया क्या माध्यम है। तो ये जो हो रहा है यहाँ तक कहां तक पहुंचाना, जनता के बीच, जनता से मैटर लेकर के जनता के बीच बड़े स्फीयर पे पहुंचाना, क्या यहाँ जो एक्टिविटीज हो रही है ब्यूरोक्रेसी में जो चल रही है, सरकार में चल रही, वो जनता तक। तो ये माध्यम है जो दोनों तरफ से। और सोशल मीडिया, और जो मीडिया थी, सोशल मीडिया आने के बाद एक जो और बदलाव ये आया, जो जो कन्वेंशनल मीडिया है, जिसको मैं अखबार कहता हूँ, टीवी कहता हूँ, वो वन वे मीडिया है। वन वे मीडिया है, जैसे आप टीवी वाले में आप दिखाते हैं तो जो दिखाया दिखा दीजिए, अखबार में जो लिखना है लिख दीजिए, लेकिन दूसरे पब्लिक क्या कह रही है उस खबर पे, वो चीजें नहीं रिकॉर्ड होती है। ना टीवी में रिकॉर्ड होने का ऐसा कोई प्रावधान है, और ना व्यवस्था है, और ना अखबार में। लेकिन सोशल मीडिया एक माध्यम है जहां से मल्टी एंगल्स में एक्शन रिएक्शन होते हैं, तो सोशल मीडिया का भी इसमें योगदान रहता है।
और इसलिए जो भी सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उनकी इसमें ज़िम्मेदारी या जवाबदेही भी बढ़ जाती है, इसको ठीक से उपयोग किया जाए ताकि इसकी मजबूती और बनी रहे। और सरकार नेचुरली चाहती है, जैसा नहीं सरकार चाहती है हमारी बात जाए, लेकिन उधर की बात नहीं आए, और वो सोशल मीडिया भी का भी योगदान रहा। जी। तो उसी मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर जिससे बिहार शर्मसार हुआ था, हालांकि समस्या का निदान पूरी तरह से अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी तमाम बालिका गृह चल रहे हैं, खेला जारी है। खेला केवल बिहार में सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए ही नहीं होता, बालिकाओं के शोषण का भी एक लंबा खेल है, जिसकी ओर इशारा संतोष ने किया कि कैसे ब्रजेश ठाकुर पुलिस वाले को कहता है कि पीछे बैठो, मंजू वर्मा धमकाती हैं, टिकट नहीं दोगे तो भेद खोल देंगे। तो उस तमाम तरह का भेद बना हुआ है, उसमें संतोष जैसे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के प्रति जवाबदेह लोग प्रयास करते रहते हैं समाज के एक बड़े हिस्से को जागरूक करने का। छोटी छोटी लड़ाइयां बड़े मुकाम तक पहुंचती है। मीडिया माध्यम है, मीडिया माध्यम रहेगा, लेकिन कोई भी मीडिया कर्मी ये दावा न करे कि हमारी ही वजह से सब कुछ हुआ। न ऐसा था, न ऐसा होगा। इस बीच एक फिल्म आई है भक्षक, उसके रक्षक होने का दावा तमाम लोग कर रहे हैं। फिल्म आई, और फिल्म फिल्म बनाने वाला ये कह रहा है, जो हमने मुजफ्फरपुर पे बनाया ही नहीं है, मैंने उस पे बनाया ही नहीं। फिल्म बनाने वाले वो निर्देशक हैं। आपने इंडिया टुडे का भी रिपोर्ट आपने देखा होगा, इंडिया टुडे ने भी उस पर रिपोर्ट किया। देखो, और भी उनके कहने के लिए वो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसको माल बनाना है और क्रेडिट नहीं देना है। न वो संतोष को क्रेडिट देगा, न संतोष सिंह को क्रेडिट देगा। उसको एक विषय मिला। बिल्कुल उसको अपने विषय को बेचना है, हाँ, उनको अपने विषय को बेचना है। मैंने संतोष। कहा ना, मीडिया हाउस ने, हमने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने, बड़े प्रोडक्शन हाउस ने हमसे संपर्क, 4-5 महीने तक मैंने उनसे बात नहीं की थी। बाद में वो उस पर बहुत संजीदगी से उन्होंने बोला हम काम करेंगे। जो निर्देशक है उन्होंने हमसे बात किया, उन्होंने बोला हम फिर दूसरे रूप में इसको लेके आएंगे, हो सकता है वेब सीरीज के रूप में आए, आने वाले समय में आए। मैं उस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन ये कोई चटकारा चीज नहीं है, ये बहुत ही संजीदा चीज है। और लोग इसको जिस तरीके से अपने आप को परोसते हैं, अपने आप को प्रोड्यूस करते हैं, मैं बार बार ये हमारे लिए, बिहार के लिए, मुझे लगता है पूरी दुनिया के इतिहास में आप यदि सीबीआई का ही चार्जशीट पढ़ें और पूरा जो चल रहा था, आप सेक्स स्लेव का कोई से हॉरर भी मूवी बना ले, आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे जो चल रहा था। शायद वहां तक पहुंचने में किन्हीं की रुचि नहीं हो, न इसमें रुचि है, जो ये शायद आने वाले समय में ऐसा कभी नहीं हो। रुचि समझ ही रहे हैं, रुचि किन चीजों में है। जरूरत इस चीज की है, जो ये चीज दोबारा क्या किया जाए, जो दोबारा रिपीट नहीं हो, और जो हुआ है उस पूरे सिंडिकेट तक कैसे पहुंचा जाए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो उस पूरे घटना के विटनेस और विक्टिम दोनों जो गायब हुए मधुबनी शेल्टर होम से, जिसको संरक्षण के लिए मुजफ्फरपुर से निकाल कर मारा, वो आज तक नहीं मिला है। किसको चिंता इस विषय पे? जरूरत है उन विषय पे चिंता करने का। और क्लेम करने वाले तो जब दुख के कोई नहीं साथी, सुख के सारे साथी होते हैं। तो भक्षकों के रक्षक होने का दावा मत कीजिए, फिल्म में मत खो जाइए। जो वास्तव में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, जिन लोगों ने उसको उजागर किया, उनका उनको क्रेडिट दीजिए, और आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके प्रति समाज सजग हो। चाहे पत्रकार संतोष सिंह हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता और मेरा छोटा भाई संतोष कुमार हो, या और भी जिन लोगों ने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया, उन सब लोगों को क्रेडिट दीजिए। और क्रेडिट के लिए क्यों लड़ना संतोष? मामला तो हमारे यहाँ का है ना, बच्चियां तो हमारी ही थी। बिल्कुल। मैं कह रहा, मैं तो बार बार कहता हूँ, कौन ये कहेगा छोटे बच्चे में अपने बच्चे का हाथ किसी का छूट सकता है, और कोई भी बच्चियां उस बालिका गृह तक पहुंच सकती हैं। कोई ये नहीं कह सकता जो हम उससे ये होंगे। आवश्यक है, इसीलिए हर व्यक्ति को इस पे नजर रखने की जरूरत है। कई बार लोग ये सोचते हैं कौन उस कचरे में, कौन उस गंदगी में जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपका हाथ कोई गंदा हो जाता है, तो क्या उसकी सफाई करते हैं, उसको काट के हटा देते हैं? क्या अपने हाथ से दूरियां बना सकते हैं क्या? मैं मानता हूँ बिहार का जो वो समाज, वो जो वर्ग है, वो जो हुआ, वो भी मेरे शरीर का हिस्सा है, वो भी मेरे
और वो जब इतना गंदा है तो क्या हम उसे दूरियां नहीं बनाएंगे? उसकी जहां तक सफाई हो सके हम उस सफाई में अपना हम योगदान करेंगे। हमारी जितनी अपनी ताकत है, जितनी अपनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, वो हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसको बेहतरी के लिए करेंगे और समाज के हर हिस्से को ये चाहिए जो ऐसा ही करे। तो फिल्म वाला आया है, रक्षक होने का दावा करते हुए स्थान का नाम बदल सकता है, पहचान बदल सकता है, चैनल का नाम बदला जा सकता है, उस कशिश को कोशिश किया जा सकता है, लेकिन मुद्दा यही है कि सब लोगों को ऐसे मामलों पर नजर रखना चाहिए ताकि आगे कोई घटना न घटे। फिल्म वाला आया है, मलाई लभेरेगा, मलाई बटोरेगा और फिर एक नए प्लॉट के लिए, एक नई स्टोरी के लिए नए जगह पर मुड़ेगा, लेकिन उसमें हमारी बच्चियां शामिल ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद संतोष।